साथियों, आज सिद्धार्थ नगर में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आदरणीय माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रही है, वो यात्रा आज आपके क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। ये यात्रा लगभग पूरे भारत भर में निकाली जा रही है और ये यात्रा 365 डेज चलेगी। ये यात्रा 674 डिस्ट्रिक्ट से चलाई जाएगी। ये यात्रा राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा निकालने के पीछे का जो मकसद है, ये मकसद मैं आपको यहाँ कुछ ही चंद बिंदु पर बात रखते हुए ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने कहा था, लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। लोकतंत्र भारत को 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र बहाल हुआ। बहाल होने के बाद हमें देखने को क्या मिला, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके फेवर में संविधान तो बना, मगर जो सेंचुरी से, जो हजारों सालों से जो शासक वर्ग था, ब्राह्मण जो शासक वर्ग था, वही शासक वर्ग ट्रांसफर ऑफ पावर से, सत्ता हस्तांतर से 1947 से उन्होंने इस देश पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद क्या हुआ, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके ऊपर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हुआ। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे कि लोकतंत्र और जो ब्राह्मण तंत्र है ये एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन हमें देखने को क्या मिला, 1952 के बाद हमें ये देखने को मिला कि मनी माफिया मीडिया के माध्यम से ब्राह्मणों ने इस देश को कब्जा किया, कंट्रोल किया, शासन सत्ता पर कब्जा किया, कंट्रोल किया। और ये कब्जा 1989 तक बरकरार रहा। और जब बहुजन समाज के अंदर सामाजिक चेतना, सामाजिक आंदोलन निर्माण हुआ और उसका असर हमें दिखाई देने लगा, जब हमें असर दिखाई देने लगा, सामाजिक चेतना का, सामाजिक जागृति का असर हमें दिखाई देने लगा, तो उसका असर क्या दिखाई दिया, हमें उसका असर यह दिखाई देने लगा कि बहुजन समाज मूल निवासी बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया इंडिया में शुरू हुई। जो आंदोलन उभर रहा था भारत में, और उस आंदोलन का नतीजा ये हो रहा था कि बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उससे क्या हुआ, उसका असर एक राजनीतिक लेवल पर हमें दिखाई देता है, और दूसरा असर हमें राष्ट्रीय लेवल का, हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोगों के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण होने में इसका असर हमें दिखाई देता है। जो अल्पसंख्यक है, ब्राह्मण इस देश का शासक है, ब्राह्मण बाय डीएनए यूरेशियन है, ब्राह्मण बाहर से आया हुआ बहुत पुराना शासक है, और
अल्पसंख्यक है। ब्राह्मण 2000 साल पहले भी अल्पसंख्यक था, आज भी अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर, बहुजन लोगों पर राज नहीं कर सकते। मगर आज भी ब्राह्मणों का रूल, आज भी ब्राह्मणों का राज इस देश पर कायम है। और वो राज कायम है, इसका अगर कारण कुछ है तो वो कारण आज के तारीख में क्या है? वो लोग मनी माफिया मीडिया के माध्यम से ये कब्जा बरकरार रखा। हमें देखने को ये मिला 1989 से 2004 के बीच हमें ये देखने को मिला, सामाजिक आंदोलन का असर हमें देखने को ये मिला कि इंडिया में पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल लेवल पर हमें अस्थिरता नजर आती है। 2004 तक इंडिया में अस्थिरता निर्माण हुई। इसका एक अगर कारण कोई है तो सामाजिक जो आंदोलन और राजकीय चेतना और उसका असर क्या हुआ था, राष्ट्रीय लेवल पर हमारे समाज में एक राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण होने की प्रक्रिया SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर नेतृत्व निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया हो चुकी थी। तो जो शासक है, ब्राह्मण जो शासक है, उन्होंने क्या सोचा? शासक लोगों को ये लगा कि अगर ये लोग आने वाले समय में ये लोग अगर अपोजिशन में रहेंगे, अगर ये लोग रूलिंग में आएंगे या रूलिंग में आएंगे, अपोजिशन में आएंगे, तो 3-3.5% लोगों का क्या होगा? इसलिए उन्होंने क्या किया? ईवीएम लाया। ईवीएम लाने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? ईवीएम लाने के बाद हमें सबसे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले कांग्रेस ने फायदा उठाया। घोटाला करके चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में घोटाला करके सबसे पहले फायदा कांग्रेस ने उठाया। 2009 में दूसरी बार कांग्रेस ने फायदा उठाया। जो 3%, 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां है, जो दल है, जिनका रिप्रेजेंटेशन, जिनका वोटिंग जो रेशियो है, जो शेयर है वो कम हो रहा था, वोटिंग शेयर कम हो रहा था, रेशियो कम हो रहा था। लेकिन 2004 से क्या होने लगा? ईवीएम के माध्यम से ब्राह्मणों के 5-5 दल, नेशनल लेवल के 5-5 दल स्थापित हो गए। ईवीएम ने क्या किया? जिनकी संख्या कम है उनके 5-5, 6-6 नेशनल लेवल के दल निर्माण होने लगे। 2004 कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। 2009 कांग्रेस ने फिर से घोटाला करके चुनाव जीता। 2014 को बीजेपी को कांग्रेस ने ही सीक्रेट डील के तहत, गुप्त समझौता के तहत बीजेपी को चुनाव जितवाया। 2019 में भी बीजेपी ने चुनाव जीता। अभी ये सारा आपके सामने है। ये इतना बड़ा घोटाला है। 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट क्या है? 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट दिया, उसमें ये कहा गया, विदाउट VVPAT फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। मगर
2014 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा केवल 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया गया। इसका मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं गया। अभी आपको इसका अंदाजा आ सकता है कि 2004 में वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाया था, क्योंकि उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं था। 2009 में वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं था। इसका मतलब क्या होता है, जो जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे, जजमेंट की एक लाइन अगर आपको समझ में आएगी, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। वीवीपीएटी के बिना चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट संभव नहीं है। अभी 2004 में नहीं लगाया, 2009 में नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, घोटाला हुआ। 2014 में लगाया, कितना लगाया, केवल 0.33% लगाया, इसका मतलब घोटाला हुआ। घोटाले को छुपाने के लिए, घोटाले को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने लगभग 9 लाख मशीन को स्क्रैप घोषित किया, कबाड़ घोषित किया। 1 महीने के पीरियड में आपको यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं या सोशल मीडिया पर सुनने वाले लोग हैं, इनको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माताओं ने क्या जिम्मेदारी लगाई है, उनकी जिम्मेदारी आर्टिकल 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, इसकी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लगाई है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की लगाई है, संविधान निर्माताओं ने लगाई है। मगर हमें दिखाई क्या देता है, चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के लोग इस घोटाले में शामिल है। जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के लोग इस घोटाले में शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक चुनाव के रिजल्ट के, चुनाव के 2014 के नतीजे के बाद 1 ही महीने में सारे के सारे ईवीएम को, 9,03,000 ईवीएम को कबाड़ घोषित किया। 2019 में क्या हुआ, 2019 के इलेक्शन का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद रिजल्ट कितना डिक्लेयर किया, केवल 4 फेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया। 7 फेज में चुनाव हुआ, मगर रिजल्ट डिक्लेयर कितना किया, केवल 4 फेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया। कितना किया, 373 सीट का, उसमें भी 220 सीट्स, 220 सीट्स पर ज्यादा वोट, पोल वोट से ज्यादा वोट, 220 सीट पर 153 सीट्स पर कम वोट। ये सारा घोटाला दबाने के लिए केवल 7 फेज का रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए था, केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया। और ये घोटाला दबाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 महीने में, केवल 4 महीने में इलेक्शन कमीशन के द्वारा
ऑर्डर इशू करके जो वीवीपीएटी स्लिप्स है, रिसिप्ट्स है, वो सारे के सारे रिसिप्ट्स डिस्ट्रॉय किए। तो आपको अंदाजा आ सकता है कि इसमें चुनाव आयोग किस तरह से धोखाधड़ी में शामिल है, विरोधी पार्टी किस तरह से शामिल है, रूलिंग पार्टी किस तरह से शामिल है। तो ये जो धोखाधड़ी हो रही है, ये धोखाधड़ी को एक्सपोज करने का काम आज के तारीख में केवल और केवल आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। इस धोखाधड़ी को एक्सपोज करने का काम केवल और केवल आज के तारीख में वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें संगठित शक्ति से ये जो संगठित शक्ति के बिना हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। हमें गांव-गांव तक लोगों को जगाना होगा, इस मिशन के साथ जोड़ना होगा, रिसोर्स का निर्माण करना होगा, टाइम एंड टैलेंट के लिए लोगों को खड़ा करना होगा। ये सारा प्रचार और प्रसार में लोगों को तैयार करना होगा, लोगों को समझाना होगा, गांव-गांव में जाके, देहात में जाके इसका प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी करना होगा और इसके विरोध में लाखों करोड़ों लोगों को रास्ते में लाना होगा। तब हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और लोकशाही, जिसको बाबा साहब बोल रहे थे, लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकते। तो हम लोकतंत्र चाहते हैं, ब्राह्मण तंत्र नहीं चाहते। लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए हमें ये सारा प्रण करना होगा, लोगों को तैयार करना होगा। इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए मेरी बात यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।